स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द जुडिशियल प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको ट्रांसफ़र किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के पर्सपेक्टिव से। वो जज जिनके रेजिडेंस के ऊपर से कुछ केस है उसको रिकवर किया गया था फायर के इंसिडेंट के दौरान में। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। हाई कोर्ट का जो जज है उसके ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम प्रोसेस है, कोलेजियम सिस्टम है, उसको एक्सक्लूसिव पावर है हाई कोर्ट के जज के ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग में। कोलेजियम के द्वारा अगर कोई डिसीजन लिया जाता है जज के ट्रांसफ़र के पर्सपेक्टिव से तो क्या उसका रिव्यू है वो हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हाई कोर्ट जज का जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है उसके बारे में हम रीड करेंगे, बट यहाँ पे जो और कुछ जो डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में भी अगर हम एक बार रीड करें तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक इन हाउस इंक्वायरी कमेटी है उसको भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। 3 जजेस का 3 जुडिशियल पर्सनस है उनका वो कमेटी है जिनके द्वारा इस कम्प्लीटली जो इंसिडेंट है उसको यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा, उसको एग्जामिन किया जाएगा। और किसी भी तरीके से अगर जो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके द्वारा एथिकल मिसकंडक्ट है वो किया गया है तो आप देखिए कि यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो इनको एडवाइस करेंगे वॉलंटरी बेसिस पे रिटायरमेंट के रिगार्डिंग में। अगर स्टूडेंट जो जज हैं उनके द्वारा वॉलंटरी बेसिस पे रिटायरमेंट का जो रिकमेंडेशन है उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाता है तो उसके बाद में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो बेसिकली यहाँ पे आप देखिए कि इनका रिमूवल प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में जो प्रोसेस है उसको उनके द्वारा बताया जाएगा प्रेसिडेंट को या डेट प्राइम मिनिस्टर जो गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट में रिमूवल प्रोसेस को कैरी आउट करे पार्लियामेंट के थ्रू में। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये तो आप देखिए कि जब ये जुडिशियल कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है जो इन हाउस कमेटी है उनके रिकमेंडेशन के बाद में ही ये जो प्रोसेस है वो कैरी आउट होगा। बट अगर हम बात करें हाई कोर्ट का जो जज है उसके ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग में तो आप देखिए कि प्रेसिडेंट को पावर है, पावर जो है वो प्रेसिडेंट को है। प्रेसिडेंट के द्वारा एक हाई कोर्ट से अदर हाई कोर्ट के अंदर में जज का जो ट्रांसफ़र है उसको कैरी आउट किया जाता है। जितने भी गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हुआ करते हैं वो प्रेसिडेंट के नेम के ऊपर ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। और स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई डिसीजन है तो उसका तो आप देखिए कि स्पेशली प्रेसिडेंट के द्वारा ही उनका जो वर्किंग प्रोसेस है उन्हीं के सिग्नेचर के थ्रू वो ट्रांसफ़र है वो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग में समय समय पे डिफरेंट केसेस के अंदर में जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो इवोल्व हुआ है। अर्लियर फेज के अंदर में 1977 का जब समय है जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था कि जो ट्रांसफ़र किसी भी हाई कोर्ट से एक जज का ट्रांसफ़र अदर हाई कोर्ट के लिए किया जाए तो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर में हो, किसी भी तरीके से पनिशमेंट के रिगार्डिंग में उनका जो ट्रांसफ़र है वो ना किया जाए, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर में हो। तो पब्लिक इंटरेस्ट जो जुडिशियल प्रोसेस है उसके सर्विस के रिगार्डिंग में उनका जो ट्रांसफ़र है उसको अलाउ किया गया है। पनिशमेंट के रिगार्डिंग में जो अलाउ है वो वहाँ पे नहीं था। बट ये किसके द्वारा चैलेंज किया जाएगा कि ये पब्लिक सर्विस के अंदर में है या पनिशमेंट के रिगार्डिंग में है। जिन जज का यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है उनको पावर किया, उनको यहाँ पे बेसिकली चैलेंज है वो किया जा सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो 1994 के समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐड किया गया कि जुडिशियल रिव्यू आप कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है। और अर्लियर फेज के अंदर में तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम है वो भी नहीं हुआ करता था, सीजीआई के द्वारा ट्रांसफ़र का जो डिसीजन है वो लिया करता था। सीजीआई बेसिकली प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया करते थे फिर उनका ट्रांसफ़र हुआ करता था। फिर आप देखिए कि जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस है वो यहाँ पे कैरी आउट हो सकता है जिसको 1994 के समय ऐड किया गया। फिर स्टूडेंट्स लेटर फेज के अंदर में 1998 के समय में जो थर्ड जज केस है, थर्ड जज केस जब एग्जिस्टेंस में आता है तो बेसिकली यहाँ पे हाई कोर्ट जज के ट्रांसफ़र का जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया कि एक हाई कोर्ट से अदर हाई कोर्ट के लिए अगर आपको जज का ट्रांसफ़र कैरी आउट करना है तो सीजीआई का ही सिर्फ यहाँ पे रिकमेंडेशन है वो नहीं रहेगा। सीजीआई प्लस में जो 4 सीनियर मोस्ट जज हैं जिनको कि हम बेसिकली यहाँ पे कोलिजियम का पार्ट मानते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जिस हाई कोर्ट से अदर हाई कोर्ट के लिए ट्रांसफ़र होना है तो वहाँ के भी जो चीफ जस्टिस हैं उनका यहाँ पे रिकमेंडेशन होना चाहिए, इन चीफ जस्टिस के द्वारा अलाउ किया जाए। अदर चीफ जस्टिस हैं वो भी अलाउ करें कि यहाँ पे आप ट्रांसफ़र है उसको कैरी आउट कर सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है वो थर्ड जज केस के थ्रू आता है जो हाई कोर्ट जजेस के रिगार्डिंग में है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हाई कोर्ट जज के ट्रांसफ़र के पर्सपेक्टिव से इन हाउस इंक्वायरी के बारे में हमने रीड किया।
स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि जो इनसाइड द न्यूज़पेपर के अंदर भी कुछ न्यूज़ है उनको मेंशन किया गया था। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो बार काउंसिल है बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसके अंदर में ये जज हैं वो पोस्टेड थे, उनके द्वारा कहा गया है बार काउंसिल के द्वारा कि आप इनके जो डिसीजंस हैं उनका रिव्यू कैरी आउट करने का ज़रूरत है। क्या इनके द्वारा कोई डिसीजन है वो कैश के पर्पज़ से तो नहीं दिया गया था, जो इनके हाउस से जो कैश है वो रिकवर हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट जो अदर बार काउंसिल है, जिस हाई कोर्ट के लिए इनका ट्रांसफ़र हुआ है वो स्ट्राइक के लिए गए हैं, उनके द्वारा स्ट्राइक किया जाएगा कि वो इनको एक्सेप्ट है वो नहीं करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे बार काउंसिल के बारे में भी है। बार काउंसिल भी एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और एक इन्फॉर्मेशन आपको बार काउंसिल के बारे में ये पता होना चाहिए कि जो लीगल सेक्टर है, लीगल सेक्टर के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी रिव्यू है, उनको भी यहाँ पे बेसिकली रेगुलेट है वो किया जाता है बार काउंसिल के द्वारा। तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से पता होना चाहिए। 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में इसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट दे दिया गया था कि लीगल जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो यहाँ पे उनका एजुकेशन किस तरीके से कैरी आउट करना है, उसका रेगुलेशन क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू हुआ करता है। तो यस स्टूडेंट्स, ये बेसिकली रेगुलेशन है वो इसका पार्ट है। फिर आप देखिए कि नेक्स्ट हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट सर हैं जो खुद यहाँ पे लीगल बैकग्राउंड से बिलोंग किया करते हैं। जब ये आप देखिए कि लीगल बैकग्राउंड के अंदर हुआ करते थे तो काफ़ी इनके फेमस काफ़ी आप देखिए कि इम्पोर्टेंट पर्सन है लीगल सेक्टर के रिगार्डिंग में, इनका काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन है लीगल सेक्टर के अंदर में। अभी जो वाइस प्रेसिडेंट सर के द्वारा जो अपोजिशन का जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो लीडर ऑफ द हाउस है, उनसे मीटिंग किया गया है, उनके साथ में कहा गया है कि जुडिशल अकाउंटेबिलिटी है उस प्रोसेस को एग्जिस्टेंस में लाने का ज़रूरत है। इनके द्वारा एनजीएससी के रिगार्डिंग में भी डिस्कशन किया गया है। नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्ट्रक डाउन कर दिया गया था कि एनजीएससी जब इन हाउस इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट जब हो जाएगा तो उसके बाद में एनजीएससी के रिगार्डिंग में पॉलिटिकल पार्टीज कंसल्ट करके इसको फिर से एग्जिस्टेंस में लाया जाए, इस लॉ को यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर में फिर से प्रपोज किया जाए जिससे कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है उसको इंश्योर किया जा सके। तो स्टूडेंट्स ये वाइस प्रेसिडेंट सर के रिगार्डिंग में है यहाँ पे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग में है नेक्स्ट न्यूज़। ये बेसिकली कुणाल कामरा नाम के एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, उनके द्वारा एक पॉलिटिकल जो पर्सन है उनके अगेंस्ट में कुछ स्टेटमेंट है या पोएम है वो गाया गया था इनके द्वारा एक अपने शो के अंदर में। तो उनके द्वारा कहा गया है कि उनके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और वो अपोलोजाइज हैं, वो नहीं करेंगे उनके द्वारा जो भी बोला गया है एग्जाम के पर्पज़ से क्या इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स आर्टिकल 19 के अंदर में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है बट उसके कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है क्या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट हैं? तो स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट नहीं हैं, उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं वो यहाँ पे इम्पोज किए जाते हैं। तो आर्टिकल 19 के अंदर में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके ऊपर कौन कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अगर आपको ये नहीं पता है आर्टिकल 19 के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने का ज़रूरत है। अपना लक्ष्मीकांत बुक को ओपन कीजिए। अगर आपने एक बार सिलेबस नहीं पढ़ा है तो फिर तो आपको देखिए कि वो आपको रीडिंग प्रोसेस के अंदर में जाने का ज़रूरत है। बट अगर आपने एक बार स्टडी कर रखा है, एक बार आपने रीड कर रखा है लक्ष्मीकांत को, तो फिर आपको डायरेक्टली फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है उसको ओपन करते हुए आर्टिकल 19 के जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको याद करने का ज़रूरत है। कौन कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के? टोटल 8 रेस्ट्रिक्शंस हैं। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन है स्टूडेंट सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो आप देखिए कि फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन है वो है सोवर्निटी प्लस में इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि उसको हार्म ना हो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है उसको भी मेंशन किया गया है, सेकंड रेस्ट्रिक्शन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है उसको यहाँ पे कोई हार्म ना हो। थर्ड आप देखिए कि हमारे किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ में जो फ्रेंडली रिलेशन है उसका भी किसी तरीके से इम्पैक्ट ना हो। सपोज कीजिए किसी कॉमेडियन पर्सन के द्वारा कोई मजाक बना दिया गया है किसी अदर कंट्री के साथ में और हमारे जो फ्रेंडली रिलेशन है वो हार्म करें, तो ये भी यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है। फ्रेंडली रिलेशन है उसको किसी भी तरीके से डिस्टर्बेंस है वो नहीं होना चाहिए। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स इन 3 रेस्ट्रिक्शंस के बाद में पब्लिक ऑर्डर है कि सोसाइटी के अंदर में जो पब्लिक ऑर्डर है उसको भी आप किसी तरीके से चेंज है वो ना करो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू। डिसेंसी एंड मोरलिटी है उसको भी पार्ट रखा गया है, डिसेंसी एंड मोरलिटी है उसको भी यहाँ पे पार्ट रखा गया है।
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वो आप ना कैरी आउट करो कि किसी तरीके से कोर्ट का जो अथॉरिटी है उसी को आप लोअर डाउन करने का कोशिश करो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू। तो स्टूडेंट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो भी आप ना करो यहाँ पे बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू। और किसी पर्सन का डिफामेशन है उसको यहाँ पे ना कैरी आउट करो, किसी पर्सन का जो इमेज है उसको यहाँ पे ना डैमेज करो। तो डिफामेशन है। और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, क्या आप यहाँ पे वायलेंस या ऑफेंस को इंसाइटमेंट करते हो, उसको स्टार्ट करने का कोशिश करते हो। ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि आर्टिकल 19 का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसका हमारे यहाँ पे मेंशन है, ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट टुलिप गार्डन के बारे में है, इंदिरा गांधी जो टुलिप गार्डन है जो कि श्रीनगर के वहाँ पे सिचुएटेड है। और स्प्रिंग का जो सीजन है उसके अंदर में आप देखिए कि टुलिप्स का जो फ्लावर्स हैं उनको यहाँ पे शो है वो किया गया है। एग्जाम के अंदर में क्या क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे, बेसिकली आप देखिए कि क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि जो टुलिप क्या इंडिया के अंदर में ओरिजिनली इंडिया के अंदर में पाया करते थे कि या बाहर से इंडिया के लिए आते हैं। क्योंकि रिसेंटली यूपीएससी ने एक क्वेश्चन भी पूछा था प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में, ऐसे ही कुछ 3 यहाँ पे प्लांट्स का जो नेम है वो मेंशन कर दिया और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि ओरिजिनली इंडिया के अंदर में मिला करते थे। तो आप देखिए कि टुलिप जो है वो मेडिवल हिस्ट्री के दौरान में स्पेशली बताया करते हैं कि जो मुगल रूलर्स हैं वो इंडिया के अंदर में इनको लेके आते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया से। ओरिजिनली जो टुलिप है वो मेडिटेरियन सी है, सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप का जो रीजन है, सेंट पार्ट ऑफ एशिया का जो रीजन है वहाँ पे ये मिला करते हैं टुलिप जो फ्लावर्स हैं। तो ये बाबरनामा के अंदर में जो बाबर नाम के जो रूलर्स थे, मुगल के जो फाउंडर पर्सन है इंडिया के अंदर में, तो उनका जो बुक है बाबरनामा उसके अंदर में मेंशन किया गया है यहाँ पे टुलिप्स के बारे में कि वो सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया से इंडिया के लिए वो लेके आए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ग्लेशियर्स के बारे में है, आप देखिए कि कुछ दिन से द हिंदू के द्वारा भी ग्लेशियर्स को मेंशन किया गया था, कुछ ग्लेशियर्स उनके द्वारा मेंशन किए गए थे। क्योंकि स्टूडेंट्स 22 जो मार्च का जो डे है उसको हम एज ए वर्ल्ड वाटर डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। और ग्लेशियर का मेल्टिंग रहेगा तो आप देखिए कि काफ़ी सारे इम्पैक्ट है वो रहेंगे यहाँ पे। तो यूनेस्को का एक रिपोर्ट आया है, यूनेस्को जो कि आप काफ़ी बार रीड करते हो कल्चरल प्रिजर्वेशन के रिगार्डिंग में या हमारे एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि यूनेस्को का एक रिपोर्ट है वो आया है, रिपोर्ट के अंदर में बताया गया है कि ग्लेशियर्स का जो मेल्टिंग प्रोसेस है वो 3 टाइम्स यहाँ पे मोर लार्जर वे के अंदर में या मोर फास्टर वे के अंदर में होने लगा है। आप देखिए कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने लगे हैं, जिसके कुछ इम्पैक्ट भी इनके द्वारा बताया गया। इम्पैक्ट ये बताया गया है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ के वहाँ पे वाटर के रिगार्डिंग में जो डिस्प्यूट्स हैं वो सामने आने लगे हैं कंट्रीज़ का, क्योंकि मोर ग्लेशियर का मेल्टिंग होने लगा है। तो स्पेशली ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में कि वो वाटर है, मोर वाटर का रिलीज होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग में डिस्प्यूट्स होने लगे हैं। ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड है, उसके बारे में आप रीड करते हो काफ़ी बार कि ग्लेशियर्स का मेल्ट यहाँ पे टू मच मेल्टिंग हुआ, टू मच वाटर का रिलीज हुआ, तो किसी जो लेक है कि किस तरीके से लेक क्रिएट होती है। सपोज कीजिए ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर का ही किसी पार्ट के अंदर में लेक का एरिया क्रिएट होता है जो वाटर को रिसीव करता है, फिर सडनली कोई पार्ट यहाँ पे ब्रेक होता है, ग्लेशियर का ये पार्ट है वो ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद में आप देखिए कि ये जो लेक है इसके अंदर में ऑलरेडी वो कम्प्लीटली फिल है वाटर से, तो ग्लेशियर उसके अंदर में जब यहाँ पे एंटर करता है तो कम्प्लीटली एक फ्लड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट करता है, जो कि हमने लास्ट ईयर सिक्किम के वहाँ पे ऑब्जर्व किया था 2023 के समय में। तो आप देखिए कि ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड है वो इंक्रीज हो सकता है आने वाले समय के अंदर में। वाटर मैनेजमेंट का जो क्राइसिस है वो हो सकता है। क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज हीटिंग जब प्रोसेस है वो यहाँ पे इंक्रीज होना, ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो ग्लेशियर्स का मेल्टिंग है उसको स्पीड अप है वो किया गया है। तो ग्लेशियर मेल्टिंग के बारे में था, यहाँ पे एक आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस है जो कहाँ पे सिचुएटेड है, वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस है जो कि स्विट्जरलैंड का जो जिनेवा है वहाँ पे वो सिचुएटेड है, जिनेवा के अंदर में सिचुएटेड है। काफ़ी सारे हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा के वहाँ पे। ग्लेशियर का कितना यहाँ पे मेल्टिंग हुआ है पिछले कुछ समय के अंदर में, जर्मनी का जितना साइज है, जर्मनी जो कंट्री है उसका जिस तरीके से साइज है उतना अमाउंट के अंदर में जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो चुके हैं पिछले कुछ समय के अंदर में, क्लाइमेट चेंज और हीटिंग का इंक्रीज होने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट चाइना के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि चाइना के रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन ये किया गया
कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वहाँ पे इंडिया और चाइना के जो डिफरेंसेस थे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वहाँ पे इंडिया और चाइना के जो डिफरेंसेस 2020 के समय में स्टार्ट होते हैं, जिसमें क्लैश भी होता है। गलवान वैली के अंदर में आप देखिए कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो फाइट करते हैं, कुछ सोल्जर्स का के द्वारा वहाँ पे अपना जो लाइफ है उसको भी लेट डाउन किया गया था। तो स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली हमारे जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव हुए हैं, स्टैंड ऑफ है उसको यहाँ पे डायलॉग प्रोसेस के थ्रू रिजोल्व है वो किया गया, कंसिलिएशन का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया गया। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर सर हैं उनके द्वारा भी एक डिस्कशन के अंदर में बताया गया है कि डायलॉग ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी तरीके के डिफरेंसेज हैं उनको रिजोल्व किया जा सकता है। इंडिया का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यही है कि इकोनॉमिक जो सेक्टर है उसके अंदर हमारे और चाइना के जो रिलेशंस स्टेबल सिचुएशन के अंदर में हों। कुछ यहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर्स हैं, जियोपॉलिटिक सिचुएशंस हैं, उसको भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। बट इंडिया को क्या यहाँ पे लर्न करने का ज़रूरत है, क्या सीखने का ज़रूरत है इस कम्प्लीटली प्रोसेस के अंदर में? स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया ये गया है कि डेटरेंस जो प्रोसेस है, हमें यहाँ पे डिफेंस कोऑपरेशन को कैरी आउट करने का ज़रूरत है। डिफेंस कोऑपरेशन के अलावा आप देखिए कि ओवर द टाइम जो डिफेंस का जो डेटरेंस प्रोसेस है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसके रिगार्डिंग में डिफेंस कोऑपरेशन है उसको बूस्ट किया जाए। ओवर द ईयर्स हमारे यहाँ पे जो बजट है, डिफेंस का जो बजट है उसके अंदर कुछ रिडक्शन है वो बताया गया है, तो ये बजट के अंदर रिडक्शन ना हो, यहाँ पे डिफेंस का डेटरेंस कैरी आउट किया जाए, तो अगर कोई भी डिफरेंसेज हो उनको हम रिजोल्व हैं वो कर सकें। तो बेसिकली इंडिया चाइना के बारे में यहाँ पे मेंशन है। एग्जाम के पर्पज से आप क्या याद रख सकते हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एरिया के जो रीजन्स हैं, दौलत बेग ओल्डी है, देपसांग प्लेन्स हैं, आप देखिए कि प्योंगयांग सो लेक है, तो वो उनको एक बार आप प्रैक्टिस जरूर से कर लेना एटलास के अंदर में, वैसे तो हम काफ़ी बार उसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फूड की रिगार्डिंग में, अभी रिसेंटली एक आप देखिए कि डेट इंडेक्स है वो पब्लिश हुआ, और उस इंडेक्स के अंदर में बताया गया है कि फूड का जो वेस्टेज है वो काफ़ी कुछ होता है कम्प्लीटली ग्लोबल पर्सपेक्टिव से। इंडिया का भी वहाँ पे रैंकिंग है वो रखा गया है, सेकंड रैंकिंग है चाइना के बाद में, कि इंडिया के वहाँ पे भी जो फूड का जो वेस्ट है, जो कंज्यूम फूड है उसका वेस्ट हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का ये रिपोर्ट है, कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, नायरोबी के अंदर में, केन्या का जो कैपिटल है, लेक विक्टोरिया के साथ अपना एरिया शेयर करता है। कौन कौन से कंट्री हैं जो लेक विक्टोरिया के साथ अपना एरिया शेयर करते हैं? लेक विक्टोरिया के साथ एरिया शेयर करने वाले कंट्रीज को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना आपका होमवर्क है। तो यूएनईपी के द्वारा एक रिपोर्ट को निकाला गया, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट है, 2022 का ये रिपोर्ट है, 24 के समय आउट आता है। आप देखिए कि 20 के पर्सपेक्टिव से बताया गया कि 20% ऑफ कंज्यूम फूड है वो यहाँ पे वेस्ट है वो हुआ करता है। इंडिया का रैंकिंग है वो टॉप कंट्रीज के अंदर रहा है जहाँ पे फूड वेस्ट का सिचुएशन है। तो आप देखिए कि फूड वेस्ट है चाइना के बाद में सेकंड है, बट अगर हम बात करें पर कैपिटा के बेसिस पे तो हमारा जो फूड वेस्ट है वो काफ़ी कम है पर कैपिटा के बेसिस के ऊपर में। कंप्लीटली ग्लोबल ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें तो 783 मिलियन जो पर्सन है वो हंगर की वजह से आप देखिए कि प्रॉब्लम को फेस करते हैं, फूड का उनके पास में अवेलेबिलिटी नहीं है, फूड का उनके पास में शॉर्टेज है। इंडिया के अंदर भी जो 20 मिलियन के आसपास जो पर्सन है उनको बताया गया है कि जो एक्सट्रीमली हंगर का जो सिचुएशन है, फूड इनसिक्योरिटी का जो सिचुएशन है उसको फेस किया जाता है 20 मिलियन जो पर्सनस हैं उनके द्वारा। तो इंडिया को इस प्रोसेस को डील करने का ज़रूरत है, एक अवेयरनेस कैंपेन को डेवलप किया जाए जिससे कि यहाँ पे वेस्ट का जो फूड का जो वेस्ट है वो किसी भी तरीके से ना रहे। फूड का वेस्ट आप देखिए कि ये बेसिकली डेट जो ग्रीन हाउस गैस है मिथेन है उसका भी बेसिकली प्रोड्यूस है वो करता है जब इसको डिकम्पोज प्रोसेस के रिगार्डिंग में कैरी आउट किया जाता है, जो प्रिपेयर फूड है उसको उसका डेट डिकम्पोज के रिगार्डिंग में। तो ये बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे मेंशन किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 आपको पता होना चाहिए कि जिसके अंदर में बताया गया था कि हमें जीरो हंगर है उसको अचीव करना है 2030 तक। और एक तरफ आप देखिए कि यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी भी है और यहाँ पे फूड का वेस्ट भी है, तो वेस्ट को रिड्यूस किया जाए और वो अवेलेबल करवाया जाए पर्सनस को यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू में। अर्बन एजेंडा आप देखिए उसके बारे में मेंशन है हमारे यहाँ पे। अगर हम बात करें अर्बन डेवलपमेंट एज ए सब्जेक्ट के बारे में तो स्टूडेंट्स ये स्टेट लिस्ट का ये पार्ट है। अर्बन डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट है वो किसका पार्ट है? स्टेट लिस्ट का।
कुछ साल पहले यूपीएससी के द्वारा प्रिजन के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रिजन हम सब्जेक्ट को रीड करते हैं, क्या वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है? यस स्टूडेंट्स, प्रिजन स्टेट लिस्ट का पार्ट है। ये प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन में था ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट आप देखिए कि अर्बन एरिया को डेवलप करने का ज़रूरत है हमें। यहाँ पे जो लोकलाइज इंस्टीट्यूशन है, जो लोकल अर्बन डेवलपमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके थ्रू फाइनेंस कमीशन के थ्रू जो मनी है वो डिवोल्व हुआ करता है। किस तरीके से अर्बन एजेंडा को यहाँ पे इम्प्रूव करने का ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है स्टूडेंट्स? आप देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों का जो माइग्रेशन है वो अर्बन एरिया के लिए इंक्रीज हुआ है। प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे 35 to 40% बताया करते हैं। लास्ट सेंसस के अंदर में 31% इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया के अंदर रहा करता था। अभी सेंसस कंडक्ट नहीं हुआ है तो ये नंबर्स इंक्रीज होंगे। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स अर्बन एरिया आप देखिए कि ग्रोथ इंजन है। किसी भी पर्सन का इकोनॉमिक ग्रोथ को कैरी आउट करना है तो ग्रोथ इंजन के रूप से वर्क किया करते हैं। सर्विसेज का अवेलेबिलिटी है, इसके लिए जो लोग हैं वो अर्बन एरिया के लिए माइग्रेट करते हैं। तो मोर पॉपुलेशन का अगर माइग्रेशन है तो मोर सर्विसेज का रिक्वायरमेंट रहेगा। मोर सस्टेनेबल मैनर के अंदर में हमें अर्बन एरियाज को डेवलप करने का ज़रूरत है, जिससे कि लोगों को जो बेसिक सर्विस है वो प्रोवाइड किया जा सके। तो उसी अर्बन एजेंडा के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है। आने वाले समय के अंदर नंबर्स और भी इंक्रीज करेंगे, लोगों का अर्बन एरिया माइग्रेशन रहेगा। अर्बन का जो रेमेडीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको रेमेडी प्रोवाइड करने का ज़रूरत है। 24 मार्च का जो डे है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ट्यूबरक्लोसिस टीबी का जो अवेयरनेस कैंपेन है उसके रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के द्वारा यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर में एंटी टीबी जो कैंपेन है उसको कैरी आउट किया जाएगा, उसको एक्सपेंड किया गया है। और स्टूडेंट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा स्टेटमेंट है कि जो टीबी से जो अफेक्टेड पर्सनस हैं उनका जीनोम सिक्वेंसिंग है, जीनोम सैंपल्स उनको कंप्लीट है वो किया गया है, जिससे कि यहाँ पे डिटेक्ट किया जा सके, बेटर जो हेल्थ सर्विस है उनको प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट चीता के थ्रू चीताज हैं वो लाए गए हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल ये ट्रांसफ़र हुआ है फर्स्ट टाइम वर्ल्ड के अंदर में, जहाँ पे अफ्रीकन चीताज हैं, नामीबियन चीताज हैं जो इंडिया के अंदर में लाए गए। तो ये जो चीताज लाए गए हैं जिनको कि स्टोन पेल्टिंग के थ्रू कुछ चीताज को आप देखिए कि यहाँ पे इम्पैक्ट है वो हुआ है, क्योंकि वो विलेज एरिया के लिए एंटर किए थे। तो प्रोजेक्ट चीता के जो मॉनिटरिंग प्रोसेस है, जो प्रोजेक्ट चीता है उसके मॉनिटरिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में कंसर्न को रेज करता है, क्योंकि आप देखिए कि अगर इनका मॉनिटरिंग कैरी आउट किया गया है तो कैसे ये विलेज एरिया के लिए पहुँचे हैं, क्या इनका प्रॉपर फेंसिंग है वो नहीं है उस जो नेशनल पार्क का एरिया है वहाँ पे। जहाँ पे आप देखिए कि काल्फ के ऊपर जो अटैक किया गया है तो इनके ऊपर भी स्टोन पेल्टिंग है वो किया गया है, चीताज एंड डेट उनके जो चिल्ड्रंस हैं उनके ऊपर में। नेक्स्ट इंडियन नेवी के द्वारा अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में इंडिया अफ्रीका एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट किया जाएगा। हमारे पीएम सर के द्वारा 2015 के समय सागर इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में। आप देखिए कि अभी उसको चेंज करते हुए महासागर है वो किया गया, जब मॉरिशस का विजिट के लिए गए थे पीएम सर उस दौरान में। तो महासागर इनिशिएटिव के थ्रू हमारा इंडियन ओशन रीजन के अंदर में इंडियन ओशन जो शिप्स है उनका प्रेजेंस है उसको ये इंक्रीज करेगा, और हमारा नेवल जो आप देखिए कि डेट कोऑपरेशन है उसको भी कैरी आउट करेगा। ट्रांसप्लांटेशन का जो डाटा है, ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट का जो डाटा है उसको शेयर नहीं किया गया है हॉस्पिटल्स के द्वारा, उसका एक कंसर्न्स है। 1994 का हमारे यहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट, टिश्यू ट्रांसप्लांट का जो बेसिकली एक्ट है वो रेगुलेट करता है, किसी भी तरीके का एथिकल मिसकंडक्ट है वो नहीं होना चाहिए ऑर्गन्स के ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएस के द्वारा होतीज जो रेबल ग्रुप है जो कि यमन के वहाँ पे है, अरेबियन कंट्रीज का वन ऑफ द पुअर कंट्री है यमन, और आप देखिए कि वहाँ पे इनका स्ट्राइक है वो किया गया है कंटिन्यूस वे के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूएन के द्वारा अपना जो स्टाफ है उसको रिड्यूस किया जाएगा। यूएन अपने जो पर्सन्स है उनको रिड्यूस करेगा, कहाँ से? गाजा स्ट्रिप के वहाँ पे, क्योंकि गाजा के अंदर में इजराइल के अटैक की वजह से कुछ यूएन के जो स्टाफ पर्सन्स हैं उनका भी डेथ हुआ था। नेक्स्ट आप देखिए कि यूक्रेन के वहाँ पे साइबर अटैक हुआ है, यूक्रेन के वहाँ पे साइबर अटैक हुआ है। साइबर प्रोसेस के रिगार्डिंग में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको साइबर कन्वेंशन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा साइबर कन्वेंशन है जिसको इंडिया के द्वारा नहीं साइन किया गया था, क्योंकि इसके अंदर में आप देखिए कि
कम्प्लीटली जो एक्सेसिबिलिटी है उसको डेवलप कंट्रीज के द्वारा बताया गया था, जो इंडिया को डिनाई करता है अपने सोवरेनिटी के बेसिस के ऊपर में। इंडिया उसको ज्वाइन है वो नहीं किया था, जेट साइबर कन्वेंशन है। तो कौन सा साइबर कन्वेंशन है स्टूडेंट? क्या बुडापेस्ट साइबर कन्वेंशन है? बुडापेस्ट साइबर कन्वेंशन है यहाँ पे साइबर क्राइम के रिगार्डिंग में, जो कि यूक्रेन के वहाँ पे रेलवे सेक्टर के अंदर में हुआ है। वेनेजुएला के वहाँ पे आप देखिए कि जो यूएस के द्वारा ट्रांसफर पर्सन्स हैं, जो इलीगल पर्सन्स है यूएस के टेरिटरी के अंदर में, उनको ट्रांसफर किया जाएगा। ग्रीनलैंड के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा यूएस के जो एक्शंस हैं उनको कंडेम किया गया है। यूएस के लीडर्स के द्वारा अर्लियर फेज के अंदर कहा गया था कि ग्रीनलैंड को अनेक्स करेंगे, जो कि ग्रीनलैंड आप देखिए कि यूएस का टेरिटरी नहीं है। तो वहाँ पे एक डेलीगेशन अभी विजिट करेगा, जिसको कि आप देखिए कि ग्रीनलैंड जो लीडर्स के द्वारा कंडेम है वो किया गया है। रसिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के पर्सपेक्टिव से यूएस के द्वारा एक डिफरेंट जो पीस प्रोसेस है उसको डिस्कस किया जाएगा रसिया के साथ में, यूक्रेन के डिस्कशन के बाद में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।